द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के हालात क्या हैं ये आप सबको पता है। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं ये सब आपको पता है। किस प्रकार से उथल पुथल है, कितनी उठा पटक है, कितना पॉलिसी चेंजेज है, कितना इनस्टेबिलिटी है, ये सब आप लोग जानते हैं। मैं भी बता चुका हूँ, बहुत बता रहे हैं, अखबार, मैगजीन, टीवी, एवरीबडी इज टेलिंग। लेकिन अब उनकी समझ है, उसका कोई उद्देश्य होगा इसके पीछे। ये किसी के दिल में क्या, इस बात को हम अंदाजे से समझ सकते हैं। उसके जो आचरण है, जो कुछ वो बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रति, देश के उद्योगों के प्रति, देश के व्यापार और वाणिज्य के प्रति और देश के लोगों के प्रति जो उनका इस समय आचरण और व्यवहार है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं, ये गरीबी की ओर धकेलती हैं, किसी भी देश को विकास की धुरी को रोक देती है। आप बताइए, वेस्ट भारत के उदाहरण ले लीजिए। बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र में दत्ता सामंत ने टेक्सटाइल मजदूरों की स्ट्राइक करवाई थी। उसका परिणाम क्या रहा? सैकड़ों मजदूरों ने आत्महत्या कर ली भूखे मरते हुए। महाराष्ट्र का जो वस्त्र उद्योग था वो बंद हो गया और वो अहमदाबाद और सूरत में शिफ्ट हुआ उद्योग। आज बॉम्बे सुना है, महाराष्ट्र सुना है। उद्योग, वस्त्र उद्योग जो महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी थी, उसमें कुछ नहीं बचा, बर्बाद हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वेस्ट बंगाल का नेक्स्ट एजुकेशन बनपा 1965 के आसपास, और वो चला सन 80 तक चला। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने फैलाया था, बनपाया था उसको। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, मैं वो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं खाली विकास की बात कर रहा हूँ, उद्योग धंधों की बात करता हूँ, व्यापार और वाणिज्य की बात करता हूँ। उसके रेफरेंस में अगर कोई रेफरेंस आता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे किसी भी राजनीतिक दल से कोई विद्वेष नहीं। पॉलिसीज की समीक्षा करना हमारा काम है। अनदर थिंग, वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट एजिटेशन फैला, कितनी बड़ी बर्बादी हुई उससे। और कलकत्ता से जितने भी देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर थे, इनके हेडक्वार्टर थे वहाँ पर। बिड़लास का हेडक्वार्टर था, टाटा का था, और बहुत से गोयनका साहब अभी तक वहाँ हैं। आरपी गोयनका ग्रुप जो है वहाँ है अभी भी, और भी बहुत लोग हैं, खैर छोटे मोटे, लेकिन मुख्य रूप से वो सब बॉम्बे शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, बंगलुरु शिफ्ट हो गए। उद्योगों का विकास रुक गया, जीडीपी रुक गया, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट बंद हो गया। तो ये जो पॉलिसीज हैं ओवरऑल, ये व्यापार वाणिज्य के लिए, विकास के लिए, जीडीपी के लिए, पर कैपिटा इनकम में बढ़त को रोकती। आज तक क्या अमेरिका नहीं चल रहा था? क्या अमेरिका ने किसी के सामने हाथ फैलाया? नहीं फैलाया। अमेरिका देता था लोगों को बजाय लेने की। लेकिन अगर यही पॉलिसी रही तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों बाद अमेरिका लेने की पोजीशन में आ जाए, दुनिया के सामने झोली फैला जाए अमेरिका। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रांट बंद कर दी, कभी देश में जो अध्ययन के लिए जो छात्र आना चाहते थे, उन छात्रों का प्रवेश बंद करने की बात चलती है। कभी H-1B वीजा के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको डिनाई किया जाता है। ये सारी बातें, कभी कोई टैरिफ लगाया जाता है, कभी कुछ लगाया जाता है, कभी कुछ लगाया जाता है। चाइना को वायुयानों की सप्लाई बंद कर दी। सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि एनवीडिया बनाता था, उसकी सप्लाई बंद कर दी। ये सारी बातें देश को पीछे धकेलेंगी। अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, बहुत दुख की बात है कि ऐसा होगा। आज हर कंपनी, चाहे वो अमेरिका में बिजनेस कर रही है, चाहे वो अमेरिका से बिजनेस कर रही है, चाहे इंडियन आईटी कंपनी से, वो सभी कह रही अनिश्चित वातावरण है, हम कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते। कल इन्फोसिस के रिजल्ट आए, परसों विप्रो के रिजल्ट आए थे। दीज आर वेरी बिग लार्ज कंपनी इन द वर्ल्ड एंड दे आर हैविंग 3rd 4th रैंक इन द वर्ल्ड सो फार सॉफ्टवेयर बिजनेस इज कंसर्न। सब अनसर्टन कंडीशन है। इनको जो ऑर्डर मिलने वो लटके, क्योंकि वो जो कंपनियां जो ऑर्डर देने वाली हैं वो कोई प्लानिंग करने की पोजीशन में ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ कि इन सब का परिणाम क्या होगा कि जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट FOIs जो भारत में
धनाधन माल बेच रहे, बेताक बेरोक टोक बेच रहे थे, फ्री फ्लो ऑफ सेलिंग था, वो रुक गया और वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया। वो क्यों गया कि अमेरिका में फिलहाल इन्वेस्टमेंट का भविष्य अंधकार में नजर आता है। जहां लोग इन्वेस्टमेंट करने को तरसते थे, मैंने खुद ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और मैं इस ताक में रहता था कि डॉलर की लिमिट कब बढ़े और कब मैं अमेरिका के शेयर बाजारों में पैसा लगाऊं। I was very keen to invest in US market, but nowadays I am at all not interested because the future is not so bright. इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह टाइम भी लग गया। हालांकि सब पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। और एफआईज ने अब विवश होकर या कैसे भी समझो भारत के बाजारों की तरफ रुख कर लिया। भारत के बाजारों में आपको मैं बताता हूं, पिछले 3 दिन में कुछ मार्च के सेकंड वीक में बाइंग हुई थी एफआईज की और पिछले 3 दिन में धुआंधार बाइंग की है। 3 दिन में भारत ने एफआईज ने 14,668 करोड़ रुपए की बाइंग की और डीआईज ने 6469 करोड़ रुपए की सेलिंग की। दोस्तों ये दर्शाता है ग्रुप बदल गया। थोड़े टाइम पूर्व भी जब एफआईज माल बेच रहे थे, दगादग माल बेच रहे थे, उस समय बहुत से विद्वान लोगों ने कहा था कि भारत के अंदर टैक्स हाई टैक्स प्रॉब्लम है, इनको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि दूसरे देशों में पेंशन फंडों को और इस तरह की जो भी फंड्स हैं उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। एजुकेशन फंड है, पेंशन फंड है, दे आर नॉट लायबल फॉर टैक्स पेमेंट। बट नाउ द सिचुएशन, वो सब बातें आएगी भी, क्योंकि मेजर चीज तो कैपिटल एप्रिसिएशन है। वो जो को टैक्स देगा कमाई में से देगा। अगर 100 रुपये कमा के 10 रुपये दे रहा है देन देयर इज नो हार्म। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप देखिए, जब 20 रुपये खोएगा तो वो 20 रुपये भी गए और प्रॉफिट भी नहीं हुआ और टैक्स भी नहीं देना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अंडर इसीलिए भारत में एफआईज का रुख मुड़ गया है और ये पता तो नहीं लगाया जा सकता कौन सा शेयर खरीद रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा कौन से खरीद रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताऊंगा मैं। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे बताता हूँ पिछले 5 सालों में एफआईज ने क्या किया, कितना माल किस किस साल बेचा है और डीआई ने कितना कितना खरीदा है। सन 2021 में कोरोना काल था, 91,626 करोड़ का माल बेचा। तेज हो गए थे बाजार भारत के। 91,626 करोड़ का माल एफआईज ने बेचा उसमें और डीआई ने कितना खरीदा, 94,846 करोड़ का माल खरीदा। आपको ये स्क्रीन पर टेबल मिलेंगी, सारे डाटा मिलेंगे इसमें। 2022 में कितना माल बेचा, बाजार ढीले हो गए थे उस समय भारत के। कोरोना काल थोड़ा सा खत्म हो गया था और नई चाल आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो उस कारण से 2022 में एफआईज ने कितना माल बेचा, 2,78,429 करोड़ का, 2,78,429 करोड़ का माल बेचा। और एफआईज ने कितना खरीदा, 2,75,725 करोड़ का माल खरीदा। 23 में तेईस में एफआईज ने माल बहुत कम बेचा, 16,325 करोड़ का माल बेचा। और 23 में भारत के डीआईज ने 1,81,482 का माल खरीदा। बहुत तेज था बाजार। अब इकोनॉमी वाज गोइंग वेरी फास्ट इन द अपर साइड, इन द अप साइड। हाई एप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट सेक्टर वाज फेयरिंग वेल एंड एवरीथिंग वाज गुड। 24 के अंदर 3,04,217 का माल बेचा, 3,04,217 करोड़ का माल बेचा भाई ने 2024 में। और डीआई ने कितना खरीदा, 5,27,438 करोड़ का माल खरीदा। जितना उन्होंने बेचा उससे 1.5 गुना माल एफआई खरीद गई सन 24 में। हालांकि 24 का जो सेकंड हाफ था, पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जुलाई से बाजार गिरना शुरू हुआ था। कुल मिला के ठीक है, सितंबर में ऊपर तो हो गया था मार्केट, लेकिन बाजार के अंतराल में मंदी प्रारंभ हो गई थी। बड़े बड़े ऑपरेटर्स मतलब वो खींचते बाजार को, जब ये बहुत ज्यादा तेज गति से उठाते जब उनको माल बेचना होता है, और माल बेच के निकल जाते। और 25,000 में कितना बेचा, 2025 के तो केवल मात्र अभी 3.5 महीने गए, उसके दौरान ही
एफआईज ने 1,64,320 करोड़ का माल बेच दिया और डीआईज ने कितना बेचा, खरीदा 2,10,148 करोड़ का माल बेचा, माल खरीदा है। तो इस तरह से डीआईज ने पिछले 1, 2, 3, 4 साल के पीरियड में एफआईज ने 8,54,917 करोड़ का माल बेचा और डीआईज ने कितना माल बेचा, खरीदा 12,89,639 करोड़ का माल बेचा, यानी जितना बेचा उससे 1.5 गुना माल खरीद गए। ये कैसे संभव हो पाया इतना माल खरीदना? चूंकि भारत के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर था उसने खुलकर पैसा लगाया बाजारों में, जबरदस्त पैसा लगाया। उनकी समझ में आ गया कि अगर पूंजी के विनियोग पर सबसे ज्यादा अगर कहीं लाभ मिल सकता है तो शेयर बाजारों में मिल सकता है। प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर डायनेमिक सो दैट कॉर्पोरेट सेक्टर कैन बी एबल टू फेयर बेटर अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आई से। फिर मंदी आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ी गड़बड़ा गई थी, गवर्नमेंट में थोड़ी स्लैकनेस थी। मैं समझता हूँ उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, ओवर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट गया, लिक्विडिटी टाइट हो गई, आरबीआई ने भी टाइट कर दिया था, बैंकों को, एनबीएफसी को टाइट कर दिया, लोन ग्रांटिंग बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब नाउ दे आर रिलैक्सिंग एवरीथिंग। अब सब कुछ पॉजिटिव है। मैं आपको बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, करीब जैसे ही दिसंबर क्वार्टर के परिणाम आ रहे थे तब से मैं कह रहा हूँ अब तक कि भारत के शेयर बाजारों में कोई लंबी मंदी की, कोई पीयर फेज में जाने की कोई संभावना नहीं। रहा सवाल एफआईज का, ये भी बहुत चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े मजे खिलाड़ी हैं बाजारों के, सदियों से हैं। भारत में तो अब डेवलप हुई है, 20-25 साल से ये स्किल डेवलप हुई है भारत में तो, लेकिन फॉरेन में तो बहुत पहले से एक इतिहास देखा है उन्होंने। अमेरिका और यूरोप और जापान भी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनमें तो बहुत पहले से था। तो वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस, वेरी ट्रेन, वेरी एथिकल। उन्होंने, अब वो लोग कहते थे साहब भारत से माल बेच के भाई चाइना जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चाइना की पोजीशन भी कोई बढ़िया नहीं है, उससे बेटर तो भारत की पोजीशन फार बेटर है। भारत 6.5% से ग्रो कर रहा है, चाइना 4% से ग्रो कर रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1.5 और 4% भी क्या है, नोबडी नोज द रियलिटी, बिकॉज चाइना में खुलापन नहीं है। मतलब इस कारण से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता उन डाटा में। ऐसी सूरत में अब भारत के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी, मैं उसके बारे में बताता हूँ। भारत में एफआईज की बाइंग चलेगी, धुआंधार चलेगी, और डीआईज की बाइंग भी धुआंधार चलेगी, क्योंकि डीआईज के पास कैश पड़ा है और आना चालू है, और ये आवक बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अब डीआईज के पास पैसे की रिटेल इन्वेस्टमेंट से एसआईपी वगैरह क्यों बढ़ेंगी? क्यों कि ब्याज की रेटों में 0.5 की कटौती हो चुकी और घटेगी। हर मीटिंग में 0.25% ब्याज घटेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट हैज कम डाउन सब्सटेंशियली। 3.24% ही रहेगा सीपीआई। सीपीआई इज ओनली 3.25%। और आप देखिए कितने रिवर्स पोजीशन है, ऐसा कभी नहीं होता है कि जीडीपी बढ़ रहा है और सीपीआई डाउन आ रहा है। ये पोजीशन, ये मिलान, ये दिवाली बहुत कम आती है, तो इस पर तो शेयर बाजार में गिरावट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब प्रश्न ये होता है कि जो एफआईज ने खरीदारी प्रारंभ की है वो किस तरह के शेयर खरीदे। देखिए, लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप का ज्यादा है। पिछले 1.5-2 साल में लार्ज कैप नहीं चला, ना आईटी चला, ना ऑटो चला है थोड़ा सा, ना प्राइवेट बैंक चले, ना एफएमसीजी चले। जो मेजर कंपोनेंट ऑफ निफ्टी थे वो चल नहीं पाए। और शेयर बाजार का एक सिद्धांत है, इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, जब कोई चीज लंबे समय तक शांत पड़ी रहती तो उसमें एकदम से चेतना आती है और उसका चलना शुरू हो जाता है। आईसीआई बैंक के अलावा अभी तक किसी, और एक कोटक में थोड़ा सा है, इन दोनों बैंकों के अलावा अभी तक किसी भी प्राइवेट बैंक ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है बाजार
शो किए, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर बाजार में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त चालू है। हाई ग्रोथ एरिया, कारण क्या? लिक्विडिटी बढ़ेगी, फंडिंग बढ़ेगी। ये खाली हो गए थे बैंक, कैश बचा ही नहीं था लोन देने के लिए। आज भी एचडीएफसी की बैंक की ये पोजीशन है कि इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बराबर है, उसमें जो बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो गैप रहना चाहिए वो गैप नहीं है, मतलब तो ठीक हो जाएगा वो, बिकॉज द डिपॉजिट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स आर नॉट गोइंग आउट, इसलिए ठीक हो जाएगा। और बैंकों के अंदर फिर दूसरी बात क्या है कि कैपेक्स बहुत ज़्यादा होने जा रहा है इंडिया में। इतना भारी कैपेक्स है कि जिसका कोई अंदाज नहीं, और डे बाई डे बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। भाई आप इसको पॉलिटिकल ना समझे मत, मैं कोई पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, मतलब आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द बिजनेस। तो सीधी बात यह है, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे पीआईएल है, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत लगेंगे, बड़ी भारी मात्रा में लगेंगे। ऐसी सूरत में ये फ्यूचर ब्राइट है, और एफआई के साथ साथ डीआई और बाई करेंगे, क्योंकि कैश बहुत मौजूद है उनके पास। ऐसी सूरत में बाजारों में मंदी की कोई संभावना नहीं है, बल्कि तेजी की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये दिसंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे, बाजार धुआंधार तेजी पकड़ता चला जाएगा। 23 की मार्च में, सन 2023 की मार्च से तेजी शुरू हुई थी, जो जून 2024 तक चली। थक जाती है ना, थक जाती है, सांस लेती है फिर वो। उसी तरह आप मान लीजिए, आप किसी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो थोड़ा बीच में विश्राम करते चले जाते हैं। भाई 1-2 5,000 फीट का पहाड़ है, लगातार नहीं चढ़ सकते। 500 फीट आप चढ़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर 500 फीट चढ़ेंगे, फिर 1500 फीट पे आप कहोगे यार चाय पी ली जाए, अगर मिल रही है तो थोड़ा यार लेट ले, थोड़ा आधी घंटा लेट ले। द सेम वेज है, ये नेचुरल कोर्स है, इसलिए कोई घबराए नहीं, कुछ नहीं है। अब सवाल ये, आप लोगों को किस सेक्टर में जाना चाहिए। सेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको बताना अभी उचित नहीं समझता, काफी रिपीटेशन होगा वो, खाली और कुछ नहीं है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें। I have given a clear picture regarding the growth and prospects of the market in particular share and company and sector. That's all. यहीं तक रहने देते हैं चर्चा। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।